हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक पढ़ लिया था। इस लेक्चर से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन्स। इसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस और नंबर 3 हम लोगों को पढ़ना है रिएक्शंस विद मेटल्स। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे और बहुत डिटेल में। ठीक, तो सबसे पहले आप ये देखो जो मैंने लिखा है, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस हो जाता है बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूशन कोई न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो उसको बोला जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, वी टेक अ हेलोएल्केन that is Rx and here we take nucleophile. So nucleophile यहाँ पे stronger होगा और यहाँ पे जो हेलोजन है this will be weaker. Then होगा क्या कि जो stronger nucleophile होगा वो इस weaker nucleophile को बाहर कर देगा और अपने आप कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। सो ये नया बॉन्ड बनेगा और X माइनस यहाँ से निकल जाएगा। ओके, तो जो निकलता है ग्रुप उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप और जो अटैक करता है उसको बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। एंड व्हाट इज रिएजेंट, रिएक्टेंट? क्या रिएजेंट और रिएक्टेंट में डिफरेंस होता है? चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। एक्चुअली में जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। ठीक, व्हाट इज सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट उसको कहा जाता है विच इज बीइंग अटैक्ड, जिसके ऊपर अटैक किया जाता है वो सबस्ट्रेट कहलाता है। एंड विच अटैक्स, जो अटैक करता है उसको रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो रिएजेंट को अटैकिंग रिएजेंट भी कह सकते हैं। रिएजेंट जो होता है ये फर्दर 3 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल और थर्ड होता है फ्री रेडिकल। सो जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, वो 2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होती हैं। एक होती है SN2 और दूसरी होती है SN1। किसी ना किसी रिएक्शन का कोई ना कोई एक पाथवे होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के भी 2 पाथवेज होते हैं। एक होता है SN2, एक होता है SN1। या तो ये SN2 के थ्रू प्रोसीड होगी या ये SN1 के थ्रू प्रोसीड होगी। कौन सा मॉलिक्यूल कौन सी रिएक्शन को शो करेगा, कौन सी मैकेनिज्म को शो करेगा, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सो अभी एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं SN2 की। SN2 का नाम SN2 क्यों पड़ा? सो S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक and 2 for bimolecular So we take an example of SN2. We react chloromethane with hydroxide ion. So hydroxide ion here is a stronger nucleophile, तो ये अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर। यहाँ से वीकर न्यूक्लियोफाइल दैट इज Cl- निकल जाएगा और कार्बन OH के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, Cl-। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट होती है वो डिपेंड करती है रिएक्टिंग स्पीशीज पे। सो यहाँ पे रेट डिपेंड करेगी रिएक्टिंग स्पीशीज पे। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि एक सबस्ट्रेट है हमारा CH3Cl और एक रिएजेंट है हमारा OH निगेटिव। ओके, अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर CH3Cl के रेस्पेक्ट में 1 होगा
OH के रेस्पेक्ट में भी 1 होगा। सो ओवरऑल ऑर्डर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 2 होगा। 2 होने की वजह से इसको क्या बोला, इसको बोला बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म बताने से पहले आपको वेज फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज वेज फॉर्मूला? व्हाट इज वेज फॉर्मूला? वेज फॉर्मूले में 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। होता क्या है वेज फॉर्मूला? वेज फॉर्मूला ये 3D स्ट्रक्चर को 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसमें 3 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक तो सिंपल लाइन होती है। सिंपल लाइन का मतलब होता है ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। एक इस तरह से बॉन्ड बना हुआ होता है, इसको बोला करते हैं सॉलिड वेज। सॉलिड वेज इसका मतलब होता है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। और एक इस तरह का बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं डैश्ड वेज, डैश्ड वेज। और इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ओके, नाउ वी डिस्कस मैकेनिज्म। अगले पेज पे करते हैं इसको। कार्बन, ठीक, एक हाइड्रोजन मैंने बनाया, एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे Cl लगा दिया। अब OH माइनस का जो अटैक होगा वो होगा बैक साइड से। क्वेश्चन आता है कि बैक साइड से अटैक क्यों होगा? बैक साइड से अटैक इसलिए होगा क्योंकि फ्रंट साइड में Cl लगा हुआ है। Cl एक बल्की ग्रुप है। सो यहां पे जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो पूरे में फैला हुआ होगा। OH माइनस के लिए कोई स्पेस नहीं है कि वो कार्बन पे अटैक कर पाए। ठीक है, सो OH माइनस क्या करेगा, ये अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर। जब ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर तो एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी यूटिलाइज होगी कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने में। ओके, अब देखते हैं क्या होगा। एक स्पीशीज इस तरह से बनेगी, ये हाइड्रोजन लगा दिया और क्लोरीन यहां पे डॉटेड रहेगा, OH यहां पे डॉटेड रहेगा। अब यहां से Cl माइनस निकल जाएगा, बॉन्ड टूटेगा और एक ये नया कंपाउंड बनेगा। ये वाला नया कंपाउंड बनेगा जिसमें डैश वेज इस साइड में चला जाएगा, सॉलिड वेज इस तरफ आ जाएगा एंड OH यहां पे रहेगा। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि OH माइनस का अटैक बैक साइड से हुआ और उसके बाद में एक बीच में एक स्टेट आई, देन आप Cl माइनस निकला और एक नया कंपाउंड आपको मिल गया। तो ये जो स्टेट बीच में बनी है, दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। एंड व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन इसका नाम क्यों पड़ा? ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। आप इस मॉलिक्यूल को देखिए और इस स्पीशीज को देखिए, क्या इन दोनों में कोई चेंज नहीं है? यहाँ पे एक चेंज हो रहा है। चेंज होने की वजह से यहाँ पे इसका नाम पड़ा ट्रांजिशन स्टेट। और ये ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है। दिस ट्रांजिशन स्टेट इज हाईली अनस्टेबल। ये हाईली अनस्टेबल होती है। हाईली अनस्टेबल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन, आप देखो कार्बन यहाँ पे साइमल्टेनियसली 5 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5। कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे 5 बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए ये ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल होती है। कितनी अनस्टेबल होती है इसको समझिए। तो इसका जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये उतना ही होता है जितना एक मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन का टाइम होता है। अब मॉलिक्यूल वाइब्रेशन में कितना ही टाइम लगता होगा, आप समझ सकते हैं कि कितना कम लाइफ टाइम होता है ट्रांजिशन स्टेट का। समझने के लिए आप देखिए, लगभग 10⁻⁻12 सेकेंड इसका लाइफ टाइम होता है, जो कि बहुत बहुत कम है। ठीक है, अब बात करें रिएक्टिविटी की। रिएक्टिविटी की बात करते हैं। अभी जो हमने कंपाउंड लिया था उसमें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे। सपोज करिए एक हाइड्रोजन के प्लेस पे एक एल्काइल ग्रुप CH3 आ जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है। ओके, OH माइनस यहाँ पे अटैक करने आ रहा है। अब आप मुझे बताओ,
पहले वाले केस में यानी कि यहाँ पे अटैक आसान था या यहाँ पे अटैक आसान होगा, यहाँ पे, तो आपका आंसर होगा पहले वाले केस में अटैक आसान होगा, इस वाले केस में अटैक मुश्किल होगा, बिकॉज यहाँ पे एक CH3 बल्कि ग्रुप लगा हुआ है जो OH माइनस के अटैक को अपोज करेगा। ठीक है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो पहले के कंपैरिजन में कुछ कम हो जाएगी, यानी कि ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी। अब सपोज करिए कि एक और हाइड्रोजन की जगह पे एक और CH3 आ जाए, देन क्या होगा, दैट इज यहाँ पे भी CH3 आ जाए। अब क्या होगा, क्या रिएक्टिविटी में कोई डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। अब रिएक्टिविटी इसकी और कम हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे दो दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए रिएक्टिविटी इसकी और कम हो जाएगी। सो यहाँ पे आपको समझ में क्या आया कि जितना स्टेरिक हिंड्रेंस क्या कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतनी प्रॉब्लम होगी OH माइनस को अटैक करने के लिए। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 वो कौन होगा? वो होगा आपका प्राइमरी हैलाइड, और उसके बाद में होगा आपका 1 डिग्री हैलाइड, देन आपका होगा 2 डिग्री हैलाइड, और लास्ट में आएगा 3 डिग्री हैलाइड। तो इधर से इधर जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस टुवर्ड्स SN2। ओके, तो ये हमने रिएक्टिविटी की बात करी। अब हम बात करते हैं SN1 की। व्हाट इज SN1? S मीन्स अगेन substitution, N means nucleophilic, and 1 means unimolecular, okay. What is the meaning of unimolecular? So इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम ले लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम पहली बार में H2O से। एक स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्टडी हुई। क्या स्टडी हुई? सबसे पहले टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन H2O से कराई गई। H2O से कराने के बाद जो कंपाउंड मिला वो था टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका कितने टाइम में रिएक्शन हो गई उस टाइम को लिख लिया, उसकी रेट को कैलकुलेट किया। ठीक है, देन एक और रिएक्शन कराई टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और यहाँ पे अब OH की जो कंसंट्रेशन थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। देन आपको एक प्रोडक्ट मिला टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका भी टाइम नोट कर लिया। तो पता क्या चला? पता ये चला कि रेट जितनी फर्स्ट रिएक्शन की थी, रेट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन उतनी ही रेट सेकेंड रिएक्शन की भी थी, रेट ऑफ सेकेंड रिएक्शन। इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारी रेट है रिएक्शन की वो OH माइनस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, बिकॉज H2O के केस में जो कंसंट्रेशन अराउंड होती है वो 10⁻⁻7 m होती है। OH की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, OH की कंसंट्रेशन, बट यहाँ पे कंसंट्रेशन अराउंड ली गई थी 0.05 m, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन लेने के बाद भी जो रेट थी दोनों रिएक्शन की दैट इज सेम, जो सेम थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन की रेट OH की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही, इस रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है ओनली ऑन सबस्ट्रेट के ऊपर। सो इसकी रेट कैसे लिखेंगे? इसकी रेट लिखेंगे रेट, क्योंकि रेट सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रही है जो कि है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, OH पे डिपेंड नहीं करी, इसलिए यहाँ पे रेट के सामने OH माइनस नहीं आएगा। तो इसका ऑर्डर आप निकालोगे तो ऑर्डर क्या निकल के आएगा? 1। ऑर्डर 1 आने की वजह से इसको हमने बोला यूनिमोलिकुलर। अब एक क्वेश्चन आता है कि यूनिमोलिकुलर रेट कैसे हो सकती है? ठीक है, अगर एक स्टेप में रिएक्शन आपकी हो रही है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो यूनिमोलिकुलर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन हुई है ये एक से ज़्यादा स्टेप्स में हुई है। ठीक है, सो अब इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए, सो पहले स्टेप में क्या होगा मैं बना देता हूं। पहले स्टेप में
पहले स्टेप में सबसे पहले Cl माइनस निकलेगा, Cl माइनस निकल जाएगा और ये आपको मिलेगा एक टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अब आप कहोगे कि OH माइनस का अटैक यहाँ पे क्यों नहीं हुआ बैक साइड से जैसे पहले हो रहा था, OH माइनस का अटैक क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? तो OH माइनस का अटैक यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई स्पेस ही खाली नहीं है अटैक करने के लिए। सो सबसे पहले कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, देन हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होगा। आपको एक क्वेश्चन आपका और यहाँ पे अराइज होगा कि ये वाला जो बॉन्ड टूटा है इसका ड्राइविंग फोर्स क्या था, इसको कहाँ से एनर्जी मिली? रिएक्शन को हम लोग वाटर की प्रेजेंस में कराते हैं। तो वाटर की प्रेजेंस में कराने से होता क्या है कि ये जो हैलाइड आयन होता है इसका सॉल्वेशन हो जाता है। सॉल्वेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आयन वाटर से जुड़ जाता है, तो यहाँ पे सॉल्वेशन हो जाएगा। सॉल्वेशन होने की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे सॉल्वेशन होगा जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी यूटिलाइज होगी कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो ये आपका पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक होगा हाइड्रोक्साइड आयन का, और अटैक होने के बाद में आपको ये कंपाउंड मिलेगा, आपको मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, नाउ अब स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप की बात कर लें। व्हाट इज स्लो स्टेप एंड व्हाट इज फास्ट स्टेप? दिस स्टेप विल बी स्लो। ये स्लो क्यों होगा? और ये वाला स्टेप जो होगा ये फास्ट होगा। अब स्लो कौन सा स्टेप होता है, फास्ट कौन सा स्टेप होता है? देखिए इस वाले कार्बन को चेक करिए आप। इस वाले कार्बन की अभी वैलेंसी कितनी है? 4 है, तो यानी कि ये स्टेबल कंपाउंड है। यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? इस कार्बन की वैलेंसी अभी 3, इसकी 4 थी, इसकी 3 है, तो ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये होता क्या है ये भी आप पहले सुन लो। इसको बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होता है? प्रोडक्ट बनने से पहले रिएक्शंस में कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं, उनको रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। ये 6 तरह के होते हैं जिसमें से एक कार्बोकेटाइन भी होता है। इसका जो लाइफ टाइम होता है, इसका जो स्टेबिलिटी होती है वो नैनोसेकंड से लेके कुछ दिन भी हो सकती है, फ्रॉम नैनोसेकंड टू सम डेज। ओके, सो ये अनस्टेबल होता है। तो हम जानते हैं जब कोई चीज़ स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो हमेशा स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी के जॉब है लगी हुई, ठीक है, उसके बॉस ने बोला है कि आपको 1 से 7 दिन में, हफ्ते में 1 से 7 दिन में आपको कभी भी जॉब छोड़ देनी है। ठीक है, तो वो उसके पास कोई जॉब भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो हफ्ते के लास्ट डे जॉब को छोड़ेगा, क्विट करेगा, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है। तो ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा। लेकिन अब जॉब छोड़ने के बाद अगर वो नई जॉब ज्वाइन करने जा रहा है, उसका बॉस बोल रहा है कि 1 से 7 दिन में आप कभी भी ज्वाइन कर लो, तो वो कौन से दिन में करेगा? वो पहले दिन में जॉब को ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है, वो अनस्टेबल है। तो जब भी स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो ये प्रोसेस हमेशा स्लो होता है, और जब भी अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो ये प्रोसेस हमेशा अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो ये प्रोसेस हमेशा फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप। अगर हमें रेट निकालनी है ओवरऑल रिएक्शन की, तो हम स्लो स्टेप की रेट को कैलकुलेट कर लेंगे, वही ओवरऑल रिएक्शन की रेट होगी। बट हाउ, कैसे? चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम रेट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन की रेट, इसके लिए देखिए आप, मैं समझाता हूँ। एक यहाँ पे और ग्लास ले लेते हैं, और ग्लास, यहाँ पे हमने सैंड ले ली। ठीक है, यहाँ पे सैंड ले ली। अब ये सैंड यहाँ से आ रही है नीचे की तरफ, ये स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग, और ये ओपनिंग लार्ज है, लार्ज ओपनिंग। ठीक, लास्ट में यहाँ पे रेत को आना है। ठीक है, यहाँ पे सैंड आ जाएगी लास्ट में। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे रेत कितने टाइम में आएगी?
ओवरऑल रेट क्या होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, स्मॉल ओपनिंग पे डिपेंड करेगा या लार्ज ओपनिंग पे डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स स्मॉल ओपनिंग पे डिपेंड करेगा, बिकॉज ये स्टेप जो है वो स्लो है, ये स्टेप फास्ट है। तो फास्ट स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फास्ट से पहले वो स्लो स्टेप से पास होगी रेत, तभी तो वो नीचे आएगी। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा सारी रेत का नीचे आने का, उसके बाद हम ओवरऑल रेट को कैलकुलेट कर पाएंगे। सो जो हमारी ओवरऑल रेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है स्लो स्टेप पे, ठीक है। फास्ट स्टेप पे रेट डिपेंड नहीं करती, इसलिए स्लो स्टेप को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ SN1 टुवर्ड्स SN1। रिएक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है। एक चीज यहां पे आप लोग देखें, यहां पे जो हमारा कार्बोकैटायन था वो 3 डिग्री था, ठीक है। नाउ सपोज अगर यहां पे हम CH3 के प्लेस पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, देन क्या होगा? क्या होगा? यहां पे जो हमें कार्बोकैटायन मिलेगा दैट विल बी 2 डिग्री, ओके। और 2 हाइड्रोजन ले लेंगे, अगर हम 2 हाइड्रोजन ले लेंगे तो क्या होगा? तो यहां पे जो हमें कार्बोकैटायन मिलेगा वो 1 डिग्री होगा, सही है। और अगर एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं यानी कि मिथाइल क्लोराइड, तो 1 डिग्री से भी वो सुपर प्राइमरी मिलेगा, ठीक। और हम जानते हैं, वी नो दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन follows the order that is 3 degree is most stable, 2 degree, 1 degree and methyl halide। so ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, मोस्ट स्टेबल। और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है उस केस में जो रिएक्टिविटी होती है वो फास्ट होती है, रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाती है, फास्ट रेट, ओके। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होने वाला है टुवर्ड्स SN1? वो होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में हमारा आएगा CH3X। तो इधर से इधर जाने पे रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस टुवर्ड्स SN1, ओके। SN2 में मैं आपको बताना भूल गया था कि इनमें से कौन सा स्लो प्रोसेस होगा। तो ये स्लो होगा एंड दिस विल बी फास्ट। स्लो ये वाला क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये स्टेबल होगा। बट यहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये क्या है? ये अनस्टेबल है। तो जब भी स्टेबिलिटी से हम अनस्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो ये स्टेप स्लो हो जाता है, और जब भी हम अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो ये स्टेप फास्ट हो जाता है, ठीक। और जो स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो रेट होगी वो सिर्फ स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी। अब स्लो स्टेप में यहाँ पे कितने रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं? आपको 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं, एक आपको दिख रहा है OH नेगेटिव और एक आपको दिख रहा है CH3Cl। सो इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 रहता है, इसलिए इसको बाइमोलिकुलर कहा जाता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखिए, जो स्लो स्टेप है वो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसमें जो रेट होगी वो सिर्फ स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी। और स्लो स्टेप में आपको कितने टोटल रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं? स्लो स्टेप में आपको टोटल 1 रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है, तो रेट इस एक स्टेप पे ही एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, दैट इज CH3 होल थ्राइस CCl। इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा? 1 रहेगा, और 1 होने की वजह से ही इसको क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्यों कुछ रिएक्शन SN2 शो करती हैं, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड होती हैं, और क्यों कुछ रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड होती हैं। देखिए ये मेनली डिपेंड करता है 4 चीज़ों पे, ये मेनली डिपेंड करता है 4 चीज़ों पे, जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो होता है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है, दूसरे फैक्टर भी होते हैं लेकिन मेनली स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड
होता है कि वो मॉलिक्यूल SN2 के थ्रू जाएगा प्रोडक्ट बनाने या SN1 के थ्रू जाएगा प्रोडक्ट बनाने। दूसरा रहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। ये सिर्फ SN2 में होती है, इन केस ऑफ SN2 ओनली। वाई? क्योंकि SN1 में रेट OH माइनस पे डिपेंड ही नहीं करती। तीसरा फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एक प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एक अप्रोटिक होता है और एक प्रोटिक होता है। प्रोटिक प्रोटिक जिसमें प्रोटॉन होता है, अप्रोटिक जिसमें प्रोटॉन नहीं होता है। ठीक है, तो SN2 फेवर तब करती है जब वहां पे अप्रोटिक सॉल्वेंट हो, और SN1 फेवर तब होती है जब वहां पे प्रोटिक सॉल्वेंट हो। ठीक है, जो लास्ट हमारा है वो है लिविंग ग्रुप। तो इन चार फैक्टर पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल SN2 के थ्रू जाएगा या SN1 के थ्रू जाएगा। ओके, अब हम कुछ मॉलिक्यूल लिखते हैं, आप बताइएगा कौन SN1 के थ्रू जाएगा, कौन SN2 के थ्रू जाएगा। रीड करेगा यहाँ पे मिथाइल हैलाइड, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड। यहाँ पे SN2 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे SN1 लिख दे रहा हूँ। आप बताइए। CH3X ये SN2 के थ्रू प्रोसीड करेगा, SN1 के थ्रू प्रोसीड नहीं करेगा। 1 डिग्री SN2 के थ्रू प्रोसीड करेगा, SN1 नहीं देगा। 2 डिग्री ये SN1 के थ्रू भी जा सकता है, ये SN1 के थ्रू भी जा सकता है और SN2 के थ्रू भी जा सकता है। तो दोनों में रेट जो होगी वो मॉडरेट होगी, मॉडरेट होगी दोनों में ही। ठीक है, लेकिन जब बात होगी 3 डिग्री की तो ये SN2 के थ्रू प्रोसीड नहीं होगा, ये SN1 के थ्रू जाएगा और यहाँ पे जो रेट होगी वो एक्सलेंट रेट होगी। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट स्टीरियोकेमिस्ट्री। व्हाट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री? आप सोच रहे होंगे आप लोग के SN1 SN2 के बाद ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों आ गया, होती क्या है स्टीरियोकेमिस्ट्री? देखिए, जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो होता क्या है कि एटम्स की जो पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ एटम्स या और ग्रुप, वो कभी बदलती है प्रोडक्ट बनने पर और कभी नहीं बदलती है। कभी बदल जाती है पोजीशन, कभी नहीं बदलती है। तो एटम की पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है स्पेस के अंदर जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, या ग्रुप की पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है स्पेस में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये पढ़ना है कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म में जो एटम्स की पोजीशन और ग्रुप की पोजीशन है उसमें क्या चेंजेस हुए। मतलब बेसिकली हमको SN1 और SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने पड़ेंगे, देन हम SN1 और SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? इसको शॉर्ट में PPL भी बोलते हैं। सपोज ये हमारा कोई ऑर्डिनरी सोर्स है, लाइट का सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, और इसको हमने एक निकोल प्रिज्म से पास किया है, निकोल प्रिज्म से पास किया है। तो जैसे ही इस लाइट को इस निकोल प्रिज्म से हम पास करेंगे तो जो लाइट के वाइब्रेशंस होंगे वो एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, और जब वाइब्रेशन एक प्लेन में हो जाएंगे तो इसी को बोलेंगे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो द लाइट विच हैज वाइब्रेशंस only in one plane is called plane polarized light. ओके, सेकेंड टर्म है हमारा कायरल कार्बन।
कायरल कार्बन को हम असिमेट्रिक कार्बन के नाम से भी जानते हैं। असिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन, द कार्बन विच इज अटैच्ड which is attached to 4 different atoms or groups is called chiral carbon. That is, कार्बन है, X लगा दीजिए यहाँ पे, Y लगा दीजिए यहाँ पे P लगा दीजिए और यहाँ पे Q लगा दीजिए। ठीक है, तो ये चारों अलग अलग एटम भी हो सकते हैं और ग्रुप भी हो सकते हैं। देन दिस कार्बन इज कॉल्ड कायरल कार्बन। इज इट क्लियर? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? सो देखिए, वी हैव अ लाइट सोर्स एंड इसको हम पास, यहाँ से जो लाइट निकलेगी उसको हम पास कराएंगे इस प्रिज्म से। ओके, देन हमको मिलेगा पीपीएल जिसके वाइब्रेशन एक प्लेन में होता है। दिस इज कॉल्ड पीपीएल, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो जब इस पीपीएल को एक सॉल्यूशन से पास कराएंगे, दिस इज अ सॉल्यूशन, और यू कैन से अ पोलैरीमीटर, आप इसको पोलैरीमीटर बोल सकते हो। पोलैरीमीटर, जब आप इस पीपीएल को पोलैरीमीटर से पास कराओगे देन क्या होगा, या तो ये पोलैरीमीटर इस पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, ओके, या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा। अगर पोलैरीमीटर ने, जिसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो इसको बोलेंगे हम लोग, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो इसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी। ओके, डेक्स्ट्रो मीन्स लैटिन में एक वर्ड होता है डेक्स्टर, जिसका मतलब होता है टू द राइट, और लीवो कहाँ से आया? लैटिन में एक वर्ड होता है लेवस, LAEVOUS, लेवस, इसका मतलब होता है टू द लेफ्ट, तो यहां से ये वर्ड आए हैं। ओके, तो अगर कोई सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन आने वाले पीपीएल को रोटेट कर सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और इस फिनोमेना को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे। The compounds which have a tendency to rotate PPL either in clockwise direction or anti-clockwise direction are called optically active compounds, and the phenomena is called optical activity. For example, we have lactic acid, CH3 CHOH COOH। ठीक है, इसके दो आइसोमर होते हैं, एक होता है प्लस लैक्टिक एसिड और एक होता है माइनस लैक्टिक एसिड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और लीवो रोटेटरी को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैक्टिक एसिड के ये दो आइसोमर होते हैं, इन आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टीरियोकेमिकल टर्म है एनंशियोमेरिज्म। एनंशियोमर्स क्या होते हैं उसको मैं पहले लिख देता हूं। The optical isomers which have non-superimposable mirror images are called enantiomers, and the phenomena is called enantiomerism. For example, lactic acid,
CH3 CH OH COOH। ना इसका स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। मैं इसका सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप वेज फॉर्मूले से भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। यहां पे एक मिरर लगा देते हैं, इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। CH3 और COOH अपनी जगह पे रहेंगे, बल्कि H और OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन ये मिरर इमेजेस एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रही हैं। क्यों सुपर इम्पोज नहीं हो रही हैं? अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखोगे, देन आपको पता चलेगा कि OH H के ऊपर आ जाएगा और H OH के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर जिनकी मिरर इमेज तो बने लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उसको बोलते हैं एनंशियोमर्स। और इस फिनोमेना को जिसमें ये बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, इसको बोलते हैं एनंशियोमेरिज्म। अगर ये वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऑब्वियस है कि ये, और ये कंफर्म है कि ये लिवो रोटेटरी होगा, लिवो रोटेटरी होगा, जिसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कंपाउंड को देख के ये तो बता सकते हो कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन नहीं होगा, लेकिन आप कंपाउंड को देख के ये नहीं बता सकते हो कि कौन डेक्स्ट्रो होगा और कौन लिवो होगा। इसको आप बाई एक्सपेरिमेंट, बाई ऑब्जर्वेशन ही बता सकते हो। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेफ्ट तरफ वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो आइसोमर है, वो डेक्स्ट्रो है, तो राइट वाला क्या होगा? लिवो होगा। अगर हम लेफ्ट वाले को लिवो मान लेते तो जो राइट वाला है वो डेक्स्ट्रो हो जाता। ठीक है, now we will talk about 5 racemic mixture. What is racemic mixture? What is racemic mixture? Mixture of equal amount of dextro and levo isomers is called racemic mixture, and the process of formation of racemic mixture is called racemization. Is called racemization. For example, plus minus 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, दो आइसोमर इसमें है। रेसमिक मिक्सचर को हम लोग प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाता, डज नॉट रोटेट पीपीएल, बिकॉज इसका जो रोटेशन होता है, क्योंकि एक डेक्स्ट्रो है और एक लिवो है, दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक उसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो दोनों का जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और ये पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 6 रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ configuration. What is retention of configuration? Same configuration of molecule. जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ना हो, फॉर एग्जांपल X Y Z एंड Q, ये रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट हमने बनाया, उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, देन दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। और लास्ट हमारा आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मींस ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ molecule. For example, we have X, Y and Z, Q. जब प्रोडक्ट बनेगा तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, Q, Y and Z. This is called रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोगों ने स्टीरियोकेमिकल टर्म्स टोटल 7 पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन की। एक चीज़ आपको और बता देते हैं, जब भी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे हम एक
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेंगे। जैसे पीछे हमने क्लोरोमीथेन लिया था, क्लोरोमीथेन में 3 हाइड्रोजन सेम है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव उसे बोलते हैं जिसमें कायरल कार्बन होता है। तो हमें एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यहाँ पे लेना होगा। इसको हम लिखते हैं H, यहाँ पे लेते हैं CH3 और यहाँ पे लेते हैं एथाइल, दैट इज C2H5। दिस इज क्लोरीन। ओके, OH माइनस अटैक करेगा, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, CH3 C2H5 Cl एंड OH। देन क्या होगा, Cl माइनस निकल जाएगा और हमको मिलेगा H CH3 C2H5 एंड OH। अब आप रिएक्टेंट को देख लीजिए और आप प्रोडक्ट को देख लीजिए। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है? अगर मिरर इमेज है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो गया। OH Cl आपका राइट हैंड की तरफ था, लेकिन जो OH लगा है वो लेफ्ट हैंड की तरफ लगा है। CH3 और C2H5 आपका लेफ्ट हैंड की तरफ थे, जब प्रोडक्ट बना तो राइट हैंड की तरफ हो गए। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के SN2, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। SN2 मैकेनिज्म is proceeded by inversion of configuration, ओके। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने आपको बताई SN2 की। अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 की। अब बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन की। ओके, इसमें जो हमारा पहला स्टेप था वो, उसमें क्या हुआ था, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का सबसे पहले फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन यहाँ से Br माइनस निकलेगा और हमें मिलेगा एक कार्बोकैटायन C2H5 एंड C3H7 पॉजिटिव। दिस इज अ कार्बोकैटायन, ठीक, कार्बोकैटायन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में देखिए यहाँ पे जो हमको कार्बोकैटायन मिला है C2H5 एंड C3H7, ये एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। सो ये जो स्पीशीज है ये फ्लैट होगी, तो इसके ऊपर अटैक दोनों तरफ से हो सकता है, फ्रंट साइड से भी हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। तो मैं दोनों तरफ से अटैक करा के दिखाऊंगा। जब ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के अंदर था वही कॉन्फ़िगरेशन इसका निकल के आएगा, दैट इज CH3 C2H5 एंड C3H7 एंड OH राइट हैंड की तरफ लगेगा। लेकिन अगर OH माइनस ने अटैक बैक साइड से किया तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से हमको ये मॉलिक्यूल मिलेगा C2H5 C3H7 एंड OH। ओके, तो यहाँ पे जो हमको दो कंपाउंड मिले हैं, इन दोनों कंपाउंड के मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो 50% है। 50% ये मिलेगा, 50% ये मिलेगा। और ये इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। तो अगर एक को आप डेक्स्ट्रो मानते हो, इसको सपोज ये डेक्स्ट्रो है, तो ये क्या होगा, लिवो होगा। क्या मतलब है कि आपको 50% डेक्स्ट्रो मिला सॉल्यूशन के अंदर और 50% लीवो मिला। तो अगर इक्वल अमाउंट डेक्स्ट्रो और लीवो का आप लेते हो, इक्वल अमाउंट दोनों को साथ में लेते हो या मिलता है आपको, तो उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो यानी कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें हमको रेसमिक मिक्सचर मिला, और रेसमिक मिक्सचर बनने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रेसमाइजेशन। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि SN1 मैकेनिज्म में रेसमाइजेशन हुआ। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, SN1 mechanism is proceeded by racemization। ओके,
तो आपने SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या देखा कि वहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, बट SN1 में क्या हो रहा है, रेसिमाइजेशन ऑन कॉन्फ़िगरेशन, रेसिमाइजेशन हो रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।